कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी आधे घंटे के 1 घंटे के बाद कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। उसके बाद फिर स्टार्ट नहीं होता है, तब तक स्टार्ट नहीं होता है लगभग आधे घंटे एयर कंडीशनर ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद आधे घंटे के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, तभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इसमें क्या फ़ॉल्ट है जबकि कैपेसिटर भी चेंज कर दिया? देखिए, ओवर हीट होकर के ट्रिप जब होता है तो उसमें कई तरह के फ़ॉल्ट होते हैं। उसमें इसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप जा कर के कैपेसिटर चेंज कर दिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें अलग अलग फ़ॉल्ट, अगर कंप्रेसर ओवर हीटिंग हो रहा है तो उसमें अलग अलग फ़ॉल्ट हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं कि अगर कंप्रेसर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, अगर कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है और उसमें क्या फ़ॉल्ट है, कैपेसिटर ख़राब है या फिर कंप्रेसर ही ख़राब है या फिर कैपिलरी ख़राब है या फिर फ़ैन मोटर ख़राब है या फिर इंडोर में कोई प्रॉब्लम है। आज स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकल, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए इसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल हम समझते हैं 1 बाय 1 करके कि देखिए, कंप्रेसर अगर ओवर हीट हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे चेक करना है। सबसे पहले हमें कैपेसिटर चेक करना होता है। कैपेसिटर देखिए, उसका भी अलग अलग पहचान होता है। अब पहचान कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप समझ लेते हैं तो शायद आपके लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, अगर ओवर हीटिंग का फॉल्ट जितने भी आते हैं आज मैं सारे कवर करने वाला हूं। अगर इस वीडियो में आपने सीख लिया है तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे आपको पहचान करना है कि हमारा कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। तो देखिए, समझते हैं कि अगर कैपेसिटर उसका कमज़ोर होता है, एक कैपेसिटर में 2 तरह की कैपेसिटी होती है, 3 तरह की कैपेसिटी होती है। एक तो होता है कंप्रेसर को रन करने के लिए, दूसरा होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए उसमें 4 पॉइंट होते हैं, कंप्रेसर को रन करने के लिए उसमें 4 पॉइंट होते हैं, कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए उसमें 3 पॉइंट होते हैं कैपेसिटर में, और फैन मोटर के लिए अलग 2 पॉइंट होते हैं कैपेसिटर में। एक ही कैपेसिटर में 3 तरह की कैपेसिटी होती है। अब उसमें देखिए, तीनों कैपेसिटी में कौन सा कैपेसिटी ख़राब है, कौन सा कैपेसिटर कमज़ोर है, स्टार्टिंग उसमें कमज़ोर है या फिर रनिंग कमज़ोर है या फिर फैन मोटर का कमज़ोर है। अगर तीनों में से कोई भी कमज़ोर होता है तो पूरा कैपेसिटर आपको चेंज करना होता है। ऐसा नहीं कि आपका रनिंग कमज़ोर हुआ तो आप रनिंग अलग से, एक ही कैपेसिटर में है तो उसे आप बारी बारी से आप उसे एक ही चीज़ नहीं चेंज, पूरा कैपेसिटर आपको चेंज करना होगा। तो देखिए, इस पहचान कैसे करना होता है। अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर आपका स्टार्टिंग कमज़ोर है तो वहाँ पर कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होगा, उसमें गो करके कुछ साउंड आएगा, उसके बाद कंप्रेसर बैठ जाएगा ज़्यादा एम्पियर लेकर के, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट के बाद फिर गो करके आवाज़ आएगा, फिर कंप्रेसर बैठ जाएगा, फिर स्टार्ट नहीं होगा वहाँ पे। तो वहाँ पर कैपेसिटर चेंज करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर स्टार्टिंग नहीं उठा पाता है। तो उसका चेक करने के लिए आप या तो कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ सिंगल फेस स्प्लिट एयर कंडीशनर का, या फिर सिंगल फेस विंडो एयर कंडीशनर का, दोनों सेम होता है। जो कि 3 टन 4 टन का होता है उसका मैं 3 फेस का बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जो बात कर रहा हूँ सिंगल फेस का बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट करके देख सकते हैं, डायरेक्ट कंप्रेसर विदाउट कैपेसिटर के आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर अगर कैपेसिटर कमज़ोर हो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा कंप्रेसर। अगर वहीं पर स्टार्टिंग की जगह पर अगर रनिंग कमज़ोर है तो उसमें क्या पहचान है, तो हम उसमें पहचान यही है कि कंप्रेसर स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं कर पाएगा। कितना देर रन करेगा, 1 से 2 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 10 मिनट रन करेगा, लेकिन उसमें देखिए 10 मिनट भी मैं ज़्यादा बता दिया, उसमें 2-3 मिनट रन करेगा कंप्रेसर। तो उसमें पहचान क्या होती है कि एम्पियर उसमें धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर 8 से 9 एम्पियर ले रहा है तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एम्पियर से जब पार जाएगा तो वहाँ पर कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। ये पहचान होता है कि हमारा रनिंग कैपेसिटर कमज़ोर है।
तो वहाँ पर आप डायरेक्ट स्टार्ट करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करके कितना देर चल रहा है, कंप्रेसर एम्पियर बढ़ रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर एम्पियर नहीं बढ़ेगा। अगर विदाउट कैपेसिटर के आप स्टार्ट करते हैं तो, अगर कैपेसिटर के साथ स्टार्ट करते हैं, नया कैपेसिटर है तो भी उसमें एम्पियर नहीं बढ़ेगा, नॉर्मली आपका कंप्रेसर चलेगा। लेकिन वहाँ पर अगर कैपेसिटर कमज़ोर है और कैपेसिटर के साथ आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एम्पियर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू हो जाता है। उसमें 3 मिनट या फिर 5 मिनट उसमें चलेगा, एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, एम्पियर बढ़ता रहेगा। जब 15 एम्पियर के पार जाएगा तो वहाँ पर कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। ये हो गया हमारा रनिंग कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं कि उसमें फ़ैन मोटर का जो कैपेसिटर होता है, अगर वह कमज़ोर हुआ तो उसमें क्या फ़ाल्ट होगा। तो उसमें फ़ाल्ट यही होगा कि या तो अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो फ़ैन मोटर चलेगा ही नहीं। आप स्क्रू ड्राइवर सामने से आप देख सकते हैं, इस तरह से आउटडोर लगा होता है, सामने से आप स्क्रू ड्राइवर लगा करके फ़ैन को इस तरह से घुमाएंगे, जब इस तरह से फ़ैन को घुमाएंगे तो थोड़ी देर चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर चलेगा। चलने के बाद फिर जब उसका कैपेसिटी कमज़ोर हो जाएगी कैपेसिटर की, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, फ़ैन मोटर फिर से बंद हो जाएगा। फिर थोड़ी देर स्क्रू ड्राइवर से घुमाएंगे तो फिर थोड़ी देर चलेगा, लेकिन वहाँ पर हमेशा रन नहीं कर पाएगा क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी कमज़ोर हो चुकी है। अब वहीं पे नया कैपेसिटर डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि फ़ैन मोटर जब बंद होगा तो वहाँ पर कंप्रेसर सिर्फ कंप्रेसर रन करेगा और कंप्रेसर की हीटिंग जो होती है वो बाहर नहीं फेंक पाएगा, कंडेंसर की जो हीटिंग होती है वो बाहर नहीं फेंक पाएगा। तो इसलिए कंप्रेसर जल्दी से हीट हो जाएगा, हीट होकर वहाँ पर ट्रिप हो जाएगा। तो ये तो हो गया, 3 कैपेसिटर में 3 तरह की कैपेसिटी होती है और अलग अलग कैपेसिटर, वो जो 3 तरह की कैपेसिटी होती है, अगर बारी बारी से कौन सी कैपेसिटी कमज़ोर है उसे कैसे चेक करना है, ये तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो उसमें भी कुछ अलग अलग फ़ाल्ट होते हैं। एक तो हो गया कैपेसिटर कमज़ोर होता है, नहीं चल रहा होता है। फ़ैन मोटर अगर नहीं चल रहा होता है तो थोड़ी देर कंप्रेसर चलेगा, उसके बाद ट्रिप हो जाएगा। अगर फ़ैन मोटर ख़राब है तो, अब फ़ैन मोटर कैसे ख़राब है उसे कैसे चेक करना है कि उसका बेयरिंग ख़राब है या फिर वायरिंग में प्रॉब्लम है या फिर मोटर जल गया है। तो देखिए, अगर बेयरिंग ख़राब होगा तो वहाँ पर भी स्क्रू ड्राइवर से थोड़ी देर घुमाएंगे तो वहाँ पर कुछ उसमें जाम चलता है, क्योंकि उसमें जंग लग जाता है, उसका बेयरिंग फूट जाता है, टूट जाता है उसका बेयरिंग, तो वहाँ पर बहुत जाम चलता है फ़ैन वहाँ पे। तो इसके कारण भी होता है कि फ़ैन मोटर नहीं चल रहा होता, हीटिंग बाहर नहीं निकालेगा तो कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो जाता है वहाँ पर। अब बात करते हैं कि उसमें कैपेसिटर कमज़ोर होता है। कुछ एयर कंडीशनर सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका फ़ैन मोटर का कैपेसिटर अलग से लगा होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो एक साथ में ही लगा होता है, जो जहाँ पर कंप्रेसर का कैपेसिटर होता है उसी के साथ में यह कैपेसिटर भी लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारा फ़ैन मोटर हो गया। अब हम आते हैं कंप्रेसर की तरफ। अगर कंप्रेसर तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग कैसे चेक करना है, रनिंग कैसे चेक करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर कैपिलरी ख़राब है तो उसे कैसे चेक करना होता है। अगर कैपिलरी ब्लॉक होती है तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है, कौन सा पहचान वहाँ पर होता है। कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, अब देखिए उसे चेक करने के लिए हम लास्ट में कैपिलरी जो भी होता है, अगर कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है तो सबसे लास्ट में हम कैपिलरी को चेक करते हैं, क्योंकि उससे पहले कैपिलरी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, कैपिलरी चेंज करने के लिए पूरे गैस को वेस्ट करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं एयर कंडीशनर सिस्टम में, सारे रेफ्रिजरेंट को बाहर उड़ाना पड़ता है, उड़ा करके कैपिलरी चेंज करनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले हम कैपेसिटर की जाँच करते हैं या फिर थिम्बल की जाँच करते हैं या फिर इंडोर में अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है तो उसकी जाँच करते हैं। तो ये सब जांच करते हैं। उसके बाद अगर कुछ भी ना मिला, सब कुछ सही है, कैपेसिटर भी सही है, वायरिंग भी सही है, इंडोर भी सही है, तो लास्ट में हम आते हैं कि कंप्रेसर हमारा ट्रिप हो रहा है। तो अगर कैपिलरी ब्लॉक होती है तो वहाँ पर कम से कम 3 मिनट या फिर 4 मिनट, 2 मिनट या फिर 1 मिनट, अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक है तो सिर्फ 1 मिनट ही कंप्रेसर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर देखेंगे एम्पियर वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर कैपिलरी ब्लॉक होती है तो वैसे तो रनिंग कैपेसिटर अगर कमज़ोर होता है तो एम्पियर जो उसमें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगभग 5 मिनट लग जाते हैं एम्पियर बढ़ने में। लेकिन अगर कैपिलरी ब्लॉक होती है तो वहाँ पर 1 मिनट के ही अंदर एम्पियर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बढ़ करके बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर समझ लीजिए कि कैपिलरी ब्लॉक होती है और कंप्रेसर बहुत हीट अप होगा।
कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर कैपिलरी ब्लॉक होती है, कैपिलरी को आप चेंज करके आप फिर से गैस को चार्ज करके आप रन करवाएंगे तो बहुत ही आसानी से रन करने लगेगा। लेकिन अगर इससे पहले ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कैपिलरी को कैसे चेंज किया जाता है, वो भी अगर आपके पास फ़िल्टर नहीं है, फ़िल्टर नहीं लगाना चाहते हैं तो बिना फ़िल्टर के सिर्फ कैपिलरी लगा करके आप कैसे सिस्टम को रन करवा सकते हैं, उसके लिए वीडियो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि विदाउट फ़िल्टर के आप कैपिलरी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और सिस्टम को रन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कैपिलरी तो हमारा हो गया, अब आउटडोर का काम ख़त्म होता है हमारा। अब हम चलते हैं इंडोर के पास। अगर इंडोर में क्या प्रॉब्लम है तो भी कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है। इंडोर में अगर कूलिंग कॉइल, जो कूलिंग कॉइल लगा होता है, कूलिंग कॉइल अगर ब्लॉक होती है तो वहाँ पर उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीधा आपको टारगेट करना होता है कि ब्लोअर आपका चल रहा है कि नहीं। इंडोर का अगर ब्लोअर नहीं चल रहा होगा, ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज़ी से कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जम जाता है, उसके साथ में आउटडोर के पास भी आइस जमता है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन बहुत तेज़ी से आइस जमेगा वहाँ पर। और थोड़ी देर कंप्रेसर चलने के बाद थोड़ी देर हीटअप होकर के फिर ट्रिप हो जाता है। देखिए, हीटअप होकर के जब कंप्रेसर ट्रिप होगा तो तुरंत के तुरंत स्टार्ट नहीं होगा, कभी भी सिस्टम को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के लगभग आधे घंटे के बाद या फिर 45 मिनट के बाद फिर वापस कंप्रेसर को फिर स्टार्ट करेंगे सिस्टम को, तो कंप्रेसर चलने लगेगा। लेकिन आप तुरंत अगर स्टार्ट करना चाहते हैं कंप्रेसर को तो वहाँ पर आपको पानी डाल करके ठंडा करना पड़ेगा। अगर जब तक आप ठंडा नहीं करेंगे तब तक कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, चाहे 1.5 टन का हो, 2 टन का हो या फिर 5 टन का हो। जब तक आप कंप्रेसर को ठंडा नहीं करेंगे तब तक वह कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। तो ये होता है कंप्रेसर ओवर हीटिंग होने के कारण। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई ओवर हीटिंग को लेकर के अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक, आपके समझ में ना आया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए से यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।